अगला क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मतदान के समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को भी मनोभाव होता है जो कि उसके मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, उसे मतदान व्यवहार कहा जाता है। मतदान के समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का जो मनोभाव होता है जो कि उसके मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, उसे मतदान व्यवहार कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहें कि कोई ऐसा भी कारक है जो किसी मतदाता के मतदान के व्यवहार को सुनिश्चित करता है। इसी पर प्लोनो एड रिंग्स ने कहा है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मत देते हैं, इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र की मतदान व्यवहार है कि इसमें से वे कारण भी शामिल हैं कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं। अगला है, ओएम कुलबंधु ने कहा है कि मतदान व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौते एवं कार्यक्रमों को साफ साफ प्रतिबिंबित करता है जो कि विभिन्न पहलुओं में जुड़े होते हैं और समाज एवं राष्ट्र के संबंधित प्रश्नों से जुड़े होते हैं। इसी पर सेफोलॉजी राजनीति विज्ञान की भी एक शाखा है, यानी सेफोलॉजी राजनीति विज्ञान की भी एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतदान व्यवहार, उसका अध्ययन क्यों जरूरी है, इसको समझना आवश्यक है। मतदान व्यवहार की विशेषताएं। मतदान व्यवहार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में मददगार होता है और मतदान माना कि किसी चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय हुई थी। केवल इतनी सी बात बहुत कुछ ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि यदि मत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े तो आप समझ सकते हैं कि चमत्कारी छवि वाला कारक कितना काम करते हैं। यदि मतदान धर्म जाति के नाम पर हुआ होता तो आदि ऐसे अनेक कारक खोज सकते थे जिसके यह ज्ञात किया जा सकता था कि मतदान के समय किस प्रकार लोगों का राजनीतिक समाजीकरण हुआ। मतदान व्यवहार की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं कि यह समाज के उच्च वर्गों के साथ साथ आम लोगों में भी लोकतंत्र के प्रति धारणा को जांच करने में सहायक होता है। कई लोग अधिकार या दायित्व भाव से मतदान करते हैं लेकिन कई नहीं, कुछ मतदान ही नहीं करते या फिर नोटा दबा देते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि उम्मीदवार पसंद न आना, सरकार से नाराजगी, यह सोचना कि मेरे मत देने या न देने से क्या हो जाएगा इत्यादि। ये समाज के उच्च वर्गों के साथ आम लोगों में भी लोकतंत्र के प्रति धारणा की जांच करने में सहायक होता है। दूसरा है कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक अतीत से जुड़ी है, यह विच्छेदित है। हम हर बार यह बात ध्यान करते हैं कि कोई केंद्रीय मुद्दा होता है। हम हर बार यह बात ध्यान करते हैं कि कोई केंद्रीय मुद्दा होता है जिसके चारों ओर ही चुनावी राजनीति घूमती रहती है। कभी गरीबी पर, तो कभी रोजगार पर, कभी विकास के नाम पर, तो कभी चुनाव लड़ा जाता है, कभी राजनीतिक दलों के अतीत के रिकॉर्ड पर, तो कभी वर्तमान के प्रदर्शन पर। अगर कि यह राजनीतिक विकास के संदर्भ में आधुनिकता या प्राचीनता को मापने में सहायता करता है और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब जानते हैं मतदान की जो व्यवहार में मीडिया की भूमिका क्या होती है, यानी मतदान के कार्य में आपकी भूमिका होती है मीडिया, यानी मीडिया का क्या काम होता है, यानी मीडिया अपना रोल क्या निभाती है। इसके बाद हम जानते हैं आगे के अन्य क्वेश्चनों के बारे में। तो देखो, मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसका वर्णन इस प्रकार है। सूचना प्रसार, चुनाव की घोषणा, नामांकन, जांच, चुनाव अभियान, सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव कब, कहां, कैसे की जानकारी, मतगणना व परिणाम की घोषणा, उम्मीदवारों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति व उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना आदि सबको व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है और मीडिया यह कार्य बड़ी ही सहजता से करती है। यहाँ तक कि अंतिम समय में हुए बदलावों, मतदान आयोजनों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनावी खर्च सीमा का उल्लंघन
किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या अशांति आदि की सूचना न सिर्फ आम लोगों को अपितु चुनाव आयोग को भी मीडिया से ही मिलती है। अब अगला है आदर्श आचार संहिता एवं अन्य कानून के क्रियान्वयन पर नजर रखना, यानी मीडिया का काम होता है ये राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों पर नजर बनाए रखते हैं और किसी भी प्रकार के अनैतिक गतिविधि, लागू नियम कानून का अवहेलना पर तुरंत रिपोर्ट करते हैं। मीडिया की इन उल्लंघन संबंधी रिपोर्टों का चुनाव आयोग की इसी प्रकार संज्ञान होता है जैसे किसी औपचारिक शिकायतों का। हालांकि मीडिया का स्वयं का कुछ जरूरी नियम कानून को मानना पड़ता है और उसी के अनुसार अपना काम करना पड़ता है, जैसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में धारा 126 से एक के तहत मीडिया एग्जिट पोल तथा परिणामों का प्रथम चरण के चुनाव शुरू होने के पहले और अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के आधा घंटे बाद तक प्रसारित नहीं कर सकता है। सरकारी मीडिया की भूमिका क्या होती है? चुनाव आयोग का प्रसार भारतीय के साथ अच्छा तालमेल है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्थित दलों को निःशुल्क प्रसारण समय पर प्रदान किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार समयसार के मामले में बराबरी के आधार पर लड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त मतदाता जागरूकता प्रसार में भी प्रसार भरती है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता को सुनिश्चित करता है, यानी मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता को सुनिश्चित करता है। काफ़ी मतदाताओं की चुनाव संबंधी अनेक समस्याएं होती है, जैसे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, पहचान पत्र, मतदान केंद्र, ईवीएम का उपयोग आदि। हालांकि कुछ चुनाव आयोग स्वयं बड़े पैमाने पर अलग अलग माध्यम से इन सबसे संबंधित जागरूकता का अभियान चलाता है, जो कि मीडिया की पहुंच बहुत ही व्यापक होती है। इसीलिए ये एक ही बार में बहुत ही बड़े वर्ग को जागरूक कर पाता है। अब जानते हैं भारत की जाति में राजनीतिकरण का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति के राजनीतिकरण का वर्णन कीजिए। भारत में जातिवाद का एक पक्ष यह है कि यदि कुछ जातियां या जाति के लोग मिलकर कोई रचनात्मक कार्य जैसे स्कूल या कॉलेज खोलना, अस्पताल, धर्मशालाएं, मंदिर, गुरुद्वारे आदि बनवाना, निर्धनों को आर्थिक सहायता देना आदि कार्य करते तो उससे न तो किसी को आश्चर्य होगा और न ही परेशानी होगी। लेकिन जब कुछ जातियां या जाति के लोग मिलकर अन्य जाति को परेशान करते हैं, स्थिति भयावह करते हैं, अवश्य हो जाती हैं। आजकल प्राय यही हो रहा है। अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ इसी के आधार पर उपेक्षित रहते हैं कि वे किसी जाति विशेष के नहीं होते। जातियों के नाम से चलने वाली संस्था में बहुत ही कम ऐसी होती हैं जो पक्षपात रहित होती हैं। बाकी सभी यह विष इस प्रकार घोला जाता है कि अच्छी प्रतिभाओं का विकास रुक जाता है। यदि जातिवाद या भारत में जाति का होना एक सामाजिक बुराई है तो उससे दूर क्यों नहीं किया जाता? छुआछूत मिटाने के लिए यदि कानून बन सकता है तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए भी कभी तक कानून क्यों नहीं बना? यह सहज ही शंका का विषय बन जाता है। ऐसा दिखाई देता है कि हमारी राजनीति के ऊपर से जाति तोड़ो सम्मेलन करते हैं, लेकिन तो अतरंग से जातीयता को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद के कारण अनेक ऐसे संघ बन गए जिनमें काफी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। शोषित संघ के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का एक संघ ही है। इधर एक नाम और दलित पैंथर भी सुनाई देता है। दलित का अर्थ रौंदा हुआ, कुचला या सशस्त्र, जबकि पैंथर अंग्रेजी शब्द है जो कि चिता तेंदुए के लिए प्रयोग होता है। यह संगठन उग्रवादी अनुसूचित जातियों के आदिवासियों का संगठन जो मूल रूप से जातीय आधार पर संगठित किया गया। इसी प्रकार जाटों, गुर्जरों, अहिरों, वैश्यों आदि में भी अनेक संगठन हैं जिनका मुख्य आधार जाति ही है। ब्राह्मणों के अनेक वर्ग हैं, कान्य, कुब्ज, गौड़, मैथिल, दक्षिणात्य आदि। इनकी भी अनेक सभाएं व संगठन हैं जो भारतीय व प्रादेशिक आधार पर बनाए गए हैं, जैसे अखिल भारतीय कान्य कुब्ज सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा आदि। इन सभाओं का मूल लक्ष्य जातीय भावनाओं को बढ़ावा देना है। जातीय संगठन और जातीय नेता राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों से साठ गांठ करके जाति का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश में आए दिन जाति विवादों को, चुनाव संघर्षों में आदि जाति राजनीति का अंतःक्रिया को दिखाई देता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए। हमारी भारत की राजनीति में है जाति
की जो भूमिका वह क्या है। एक बार जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। इसी पर हेराल्ड गौल्ड ने कहा है कि राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में परंपरागत पक्ष है। आज़ादी के बाद संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर दिया है। आधुनिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव शुरू हुए और जातिगत संस्थाएं अचानक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में मत थे। लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति है तो इन मतों का मूल जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचाने के लिए संपर्क सूत्र को भी जरूरत थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यह भी आवश्यक था कि उनके उस भाषा में बात की जाए जो उनकी समझ में आ जाए। जाति व्यवस्था को इस बात को प्रकट करती है कि इस पृष्ठभूमि से जाति की भूमिका राजनीतिक अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है और कोई भी एक जाति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में स्थिति में नहीं है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वरदान है या अभिशाप है। तो भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन कार्य है। अनेक लोग जाति की राजनीति का कैंसर मानते हैं। जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्तियों में अलगाववाद की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय हितों में अपेक्षा अपने जातिगत हितों की ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। जाति निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतंत्र के विकास मार्ग में अवरुद्ध कर देती है। इसी पर B.R. जो गार्डगिल ने है उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दबाव से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का बाधक सिद्ध हुई है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने कहा है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था में प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक व्यवस्था संस्थाएं अपने मूल रूप से कार्य करने में सफल नहीं हो रही हैं। दूसरी ओर अमेरिकी लेखकों रुडॉल्फ एंड रुडॉल्फ का मानना है कि जाति व्यवस्था ने जातियों को राजनीतिकरण के सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता में डालने के सांचे का कार्य किया है। वे लिखते हैं कि अपने परिवर्तन के रूप में जाति व्यवस्था में भारत में कृषक समाज के प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी को कम करके उनके अधिक समान बनाकर समानता को विकास में सहायता दी है। अंत में चाहे जाति आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक न हो तो तथापि राजनीति की जाति का हस्तक्षेप लोकतंत्र की धारणा में प्रतिकूल है। जातिवाद देश समाज और राजनीति के लिए बाधक है। विविधता की सीमाएं होती हैं। इस देश में इतनी जातियां, उपजातियां तथा सहजातियां उत्पन्न हो गई हैं कि वे एक दूसरे से अलग रहने में ही अपने अपने अस्तित्व की रक्षा समझती हैं। यह अलगाववादी दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के लिए जेंडर प्रमुख मुद्दा बन गया है। इस प्रश्न पर उत्तर ढंग से दीजिए। यानी समकालीन भारतीय राजनीति में जेंडर के महत्वपूर्ण कारक हैं जो चुनावों को प्रभावित करता है। मतदान में महिलाओं की भूमिका का महत्व इस बात से उजागर होता है कि क्षेत्रीय दलों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए अनेक एजेंडों में शामिल किया गया है। नहीं, कई दलों में अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया। 2015 में विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के कल्याण के मद्यपान विरोधी नीति शुरू की थी। लड़कियों के स्कूल जाने के लिए साइकिल योजना शुरू की थी जिससे महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। 2014 मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जन धन योजना में भी महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेंडर प्रमुख मुद्दा बन गया। इसके 3 प्रमुख पहलू थे: शासन, विकास और धर्मनिरपेक्षता। ये तीनों पहले महिलाओं के कल्याण से संबंधित थे और इन मुद्दों के कारण ही चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया और महिलाओं की सुरक्षा विकास का मॉडल सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों के कारण वास्तव में चुनाव महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ये मुद्दे मतदान व्यवहार में भी निर्धारित
कारक माने जाते हैं। जनजातियों के मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, ये जानते हैं। तो जनजातियों के आधार पर मतदान व्यवहार के प्रमुख कारक है कि भारत में अनेक क्षेत्रों में जनजाति विद्यमान है, जैसे उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में। इसके अतिरिक्त वे अन्य इलाकों में भी रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि। यहाँ पे जनजातियाँ जो रहती हैं, तो जनजातियों का प्रमुख समस्या है कि वे अलगाव का सामना करना पड़ता है तथा बाहरी लोग उनकी अर्थव्यवस्था में संस्कृति का शोषण करते हैं। अनेक अवसरों पर इसका परिणाम जाति हिंसा का रूप ले लेता है। राजनीतिक दल, छात्र संगठन एवं अन्य सामाजिक संगठन राजनीतिक को संगठित करते हैं। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल आदिवासी संस्कृति, उनकी पहचान, अर्थव्यवस्था एवं स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को उठाती है। जनजातियों ने सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना तथा जनजातीय संस्कृति की रक्षा इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनजातीय मतदान को व्यवहार को निर्धारित करते हैं। अब जानते धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का संबंध धर्म, राज्य, संस्थाओं, सामाजिक समूहों और व्यक्तियों के से है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अनेक धारणाएं हैं। धर्मनिरपेक्षता का संबंध धर्म, राज्य, संस्थाएं और सामाजिक समूहों से है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी को कोई भेदभाव कम करे। यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी राज्य राजनीति, किसी गैर समाज धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव कम करे। धार्मिक निरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, अपितु सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म का नहीं मानता है। धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में व्यक्ति का नितांत निजी मामला, जिससे कि राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक वह विभिन्न धर्मों के मूल मान्यताओं से आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। धर्म और राज्य के बीच दूरी होनी चाहिए अथवा राज्य के सभी धार्मिक धर्मों को समान सम्मान तथा धर्म एवं समुदायों के बीच संबंधों के बारे में है तथा व्यक्तियों के लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता और समानता एवं नैतिकता से है। अब जानते हैं संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा या बहस ये कौन कौन से बिंदु थे। तो संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के 3 तर्क थे। एक, राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति के नितांत निजी मामलों में जिससे राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों के मूल मान्यताओं से आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। दूसरा कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं, यानी जो राज्य और धर्म है ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि धर्म का स्थान राज्य से ऊपर है। राज्य और धर्म दोनों अलग अलग क्योंकि धर्म का स्थान राज्य से ऊपर है। तीसरा, राज्य को सभी धर्मों को समान व्यवहार एवं सम्मान करना चाहिए। धर्म और राज्य के बीच दूरी होना चाहिए तथा व्यक्तियों के लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं नैतिकता का सम्मान करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता विरोधी के मुख्य तर्क कौन कौन से हैं।
जो धर्मनिरपेक्षता के विरोधी हैं उनके प्रमुख तर्क कौन कौन से हैं। तो इस पर जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के विरोधी जो हैं उनके तर्क हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता विरोधियों का मानना है कि यह धर्म विरोधी है, इसलिए इसको धर्म विरोध कहकर अक्सर इनकी आलोचना की जाती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता विरोधियों का मानना है कि यह धर्म विरोधी है, इसलिए इसकी धर्म विरोधी कहकर अक्सर आलोचना की जाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को मूल रूप स्वरूप नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पश्चिम के आयातित मॉडल है। यह पश्चिमी देशों से नकल कर बनाया गया मॉडल है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता ईसाइयत से जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यकवाद होने का आरोप भी लगाया जाता है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता किसी भी धर्म के लोगों के हितों की रक्षा की अनुमति नहीं होती है, अतः ऐसे ही किसी भी धर्म, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता उनके हितों की पैरवी नहीं कर सकती। धर्मनिरपेक्षता विरोधियों को मानना है कि भारत जैसे देश में धर्म को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। वास्तविकता धर्मनिरपेक्षता भारतीय परंपरा से निहित है, जिसका संबंध सहनशीलता से सभी अर्थों में धर्मनिरपेक्षता तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को अपनाएं। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या अंतर है। तो धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण दोनों अंतः संबंधी अवधारणाएं हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है। धर्मनिरपेक्षीकरण यानी धर्म का सार्वजनिक नीतियों व सामाजिक संबंधों पर प्रभाव न हो। धर्मनिरपेक्षीकरण सामूहिक नैतिक प्रोजेक्ट जैसी होनी चाहिए, जबकि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता को सामूहिक गतिविधियों के कार्यक्रम के आधार पर लागू नहीं किया जा गया। धर्मनिरपेक्षता अत्यंत मूल्यपरक संकल्पना है। इसके मूल्य धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्षता कही जाने वाली आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ से संबंधित होने चाहिए। जो धर्मनिरपेक्षीकरण के सामाजिक प्रक्रिया और धर्मनिरपेक्षता सामाजिक राजनीतिक विचार, यह विचारधारा है कि वास्तव धर्मनिरपेक्षता हमारी सामाजिक संस्थाओं के केवल वहीं तक एक यथार्थ बन सकती है जहाँ तक धर्मनिरपेक्षीकरण का उत्पाद है, और बदले में यह धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करती, क्योंकि यह सामान्योक्त धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के बिना कोई भी धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती है। अब व्यापक रूप से स्वीकारी जा सकती है कि लेकिन ठोस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और शैक्षिक उपायों द्वारा इसके वास्तविक रूप प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। सैद्धांतिक दूरी की धारणा से आप क्या समझते हैं। सैद्धांतिक दूरी की धारणा, सैद्धांतिक दूरी की धारणा, ये जो अवधारणा से राजीव भार्गव ने प्रतिपादित किया है, इसका तात्पर्य है कि राज्य का धर्म के साथ संबंध अथवा संबंध की कमी को एक लचीले दृष्टिकोण से देखना तथा इसका अर्थ राज्य के धर्म के प्रति एक समावेशी या बहिष्कारी दृष्टिकोण से भी है। धर्म को समावेशी, बहिष्कार, परिक्षेपेक्ष या धर्म की वर्तमान स्थिति को निर्भर करना है। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार। यदि वास्तव में वंचना और भेदभाव के अनेक रूप अभी दिखाई देते हैं, इसलिए उदाहरण के रूप में सन 1984 में दंगों, दिल्ली और देश के शेष भागों में लगभग 4000 सिखों को मार दिया गया। पीड़ितों को परिजनों को मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशक के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। 2002 में गुजरात में लगभग 2000 मुसलमान मारे गए। इन परिवारों को जीवित बचे हुए अनेक सदस्य अभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सके, जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। उपयुक्त उदाहरणों से किसी न किसी रूप में भेदभाव दिखाई देता है। उपयुक्त उदाहरणों से किसी न किसी रूप में भेदभाव दिखाई देता है। प्रत्येक मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों का निशाना बनाया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण उन्हें सताया गया है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के समूह को बुनियादी स्वतंत्रता वंचित किया गया और यह भी कहा जा सकता है कि यह
जो समस्त उदाहरण अंतरधार्मिक स्ववर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय को उत्पीड़न के प्रकरण है। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम ऐसा सिद्धांत माना जाना चाहिए कि जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता का इतना ही प्रमुख दूसरा पहलू है। अंतर्धार्मिक वर्चस्व अर्थात धर्म में पीछे छिपे वर्चस्व का विरोध करना है। अब जानते हैं आरक्षण क्या है, यानी आरक्षण एक्चुअली में होता क्या है। तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण एक उपाय है जिसके द्वारा कुछ सीटें, नौकरी आदि फिक्स की जाती हैं।